साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी व्याकरण से 80 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और इस 80 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही से आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला उपग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सोवियत संघ, यूएसए, फ्रांस या फिर जर्मनी के द्वारा? चलिए आप सभी अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? दुनिया का पहला उपग्रह नाम क्या है? तो उस उपग्रह का नाम भी याद रखना है, स्पुतनिक। यहाँ पे लिख देते हैं स्पुतनिक। ये दुनिया का पहला उपग्रह था और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद कर लीजिए, सोवियत संघ के द्वारा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, संघाई सहयोग संगठन जिसको शॉर्ट में SCO कहा जाता है, तो इसमें सम्मिलित देश कौन कौन से हैं आपको बताना है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन, इसमें सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, ये संघाई सहयोग संगठन में सम्मिलित देश है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वर्तमान की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान भी सदस्य बन चुके हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो किस नृत्य में कलाकार जो है वो पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो इसका सही जवाब है मणिपुरी नृत्य में। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा 8 शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, 14 नवंबर ये मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में। हमने आपको बहुत बार बताया है। विश्व एड्स दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जुलाई को मनाया जाता है। तो इन सभी दिवस को ध्यान रखें। दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान के लिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और दूसरा क्लास है 8:40 से। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो साथियों, अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान के लिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये भारत सरकार के अधीन है और ये अहमदाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अहमदाबाद, गुजरात में। और देखिए, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों, कल हम लोग क्या करेंगे? बिहार जीके और करंट अफेयर से मिलाकर टोटल 60 से 65 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए साथियों, विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष केंद्र की बात करें, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? तो याद कर लीजिए, ये जो है गांधीनगर गुजरात में है। सिर्फ अक्षरधाम मंदिर नहीं पूछा गया है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, तो याद रखिएगा ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। और देखिए यह मंदिर जो है दिल्ली में भी स्थित है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना था, तो ऑप्शन में दिल्ली नहीं दिया हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन गांधीनगर, याद रखिएगा। भारतीय वन सेवा को कब अपनाया गया? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारतीय वन सेवा को कब अपनाया गया? तो साथियों याद रखिएगा 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा को अपनाया गया। लोक अदालत की शुरुआत करने वाले न्यायमूर्ति कौन है? चलिए आंसर कीजिए आप सभी 9 के लिए। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो लोक अदालत की शुरुआत करने वाले न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है, याद रखिएगा। कितनी वर्षों तक लगातार देश के बाहर रहने पर नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है? देखिए साथियों नागरिकता की बात करें तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता है। नागरिकता को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो कितनी वर्षों तक आप लगातार देश के बाहर रहेंगे जिससे नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो याद रखिएगा 7 वर्षों तक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसके बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है। लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में 17वीं लोकसभा के कौन है? अध्यक्ष है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। तो लोकसभा स्थगित करने का जो अधिकार प्राप्त है ये अध्यक्ष को प्राप्त है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रपति का जो पद है इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद रखिएगा 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो देखिए प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुआ था तो याद रखिएगा 1952 में हुआ था पहला आम लोकसभा चुनाव, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल और 39 अन्य दल थे। यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 14 राष्ट्रीय दल। सभी को ध्यान रखें। अच्छा राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो इसे भी नोट कर लीजिए 1952 में। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई?
चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी जो है किसके द्वारा जोड़ी गई? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए आगे देखिए, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की जो मृत्यु है वो पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये है कृष्णकांत। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कृष्णकांत। विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? तो 1/10 होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही जवाब है हीरालाल जे कानिया। तो अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। न्यायालय द्वारा निर्गमित एक समादेश जो एक कमांड की तरह किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को सार्वजनिक कार्य करने को बाध्य है तथा किसी कार्य को नहीं करने को जो उसे नहीं करना चाहिए कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परमादेश। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 18 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इंग्लिश में बोला जाता है मैंडमस और हिंदी में परमादेश। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्यारे साथियों, रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसमें टोटल याद रखिएगा 15 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 11 खिलाड़ी किसमें होते हैं? तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। 6 खिलाड़ी पूछा जाता है तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। सभी को ध्यान रखें। विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को भी लाइक करें। तो देखिए साथियों, विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और श्वेत क्रांति जो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, वाशिंगटन में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो IMF के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। चलिए आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। खुली बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो खुला बाजार कार्यवाही का मतलब क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को कहा जाता है खुला बाजार कार्यवाही। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अच्छा, मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? तो हमने आपको बताया था RBI। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो साथियों याद कर लीजिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से लेकर 17 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भीम का पूर्ण रूप क्या है?
चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। BHIM इसका पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखना है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम का पूर्ण रूप है। गिफिन वस्तुओं का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन याद रखिएगा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? चलिए उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऋषिकुल्या नदी, ये उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तो 29 का सही जवाब क्या होगा? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है रामेश्वरम शहर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर ले, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्यारे साथियों, हमारे सौरमंडल का जो सबसे निकटतम तारा है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, विशन मैसिव पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, विशन मैसिव पर्वत याद रखिएगा ये कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है विशन मैसिव पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। पहले ग्रह 9 थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को, जिसको हिंदी में यम कहा जाता है, यम ग्रह, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और इस प्रकार वर्तमान में टोटल 8 ग्रह है सौरमंडल में। शुक्र ग्रह की बात करें तो ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है, फिर भी सबसे गर्म कौन है? तो शुक्र है। दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, इसे ध्यान रखना है। तो बताना है आपको कौन सा वो पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी को उत्तर और अनामलाई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ता है। तो उस दर्रे का नाम याद कर लीजिए, क्या है? तो पलक्कड़ दर्रा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखना है। और इसी को कहा जाता है पालघाट दर्रा भी, पालघाट के नाम से भी जाना जाता है। प्राग कहाँ की राजधानी है? तो देश और राजधानी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, याद रखिएगा। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इस वर्षा को कहा जाता है अग्रवर्षा। न दलील, न वकील, न अपील, टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट से संबंधित है, जो कि 1919 में पारित हुआ था। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? साथियों आपको ध्यान रखना है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए खाली स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। तो यहाँ पर 39 का सही जवाब हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। देखिए 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, याद रखिएगा।
और स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। और जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है भारत में, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो साथियों, इबादत खाना जो है ये एक प्रकार की बैठक थी और इसे निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। और अकबर का मकबरा पूछे सिकंदरा में है, बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, आंसर कीजिए फटाफट से। साबरमती आश्रम को किसने बनाया था? तो साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य में साबरमती नदी के किनारे स्थित है और इसको बनाया था महात्मा गांधी जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का हिस्सा नहीं था? तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक और इसमें धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था कौन सा देश? तो इसका सही जवाब है हंगरी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हंगरी। आप लोग कमेंट करके बताइए हंगरी की राजधानी कहाँ पर है? सुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कर दे। तो मेरे प्यारे साथियों, सुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र सुंग ने। कैसे किया था? तो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था वृहद्रथ, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, वृहद्रथ, इनकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र सुंग ने। और इस प्रकार से मौर्य वंश के बाद स्थापित होता है सुंग वंश, जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो ये उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। जैन तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो जैन तीर्थंकर है वस्तुपूज्य और इसकी जन्मस्थली जो थी चंपा नगरी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? तो ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर का नाम है महावीर, 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। इनमें से किस वैज्ञानिक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से जयंत वी नरलीकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 को हुआ था महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब हो जाएगा S.C. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चचनामा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चचनामा नामक फारसी ग्रंथ से ये सिंध के इतिहास की कुछ बातों पर प्रकाश डालता है, याद रखिएगा। चचनामा ये फारसी ग्रंथ है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया? तो साथियों, इसका उद्घाटन जो है ये गाजियाबाद में किया गया। हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को शुरू किया है? तो भारत और किस देश ने? तो याद रखिएगा बांग्लादेश।
हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने PSI विमान तैनात किया है? तो यहाँ पर 52 का सही जवाब है भारत। याद रखिएगा। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटिकल्स होते हैं? तो किस जलीय जानवर में? तो याद रखिएगा ये जेली मछली यानी जेली फिश में होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पत्ती से उपजते हैं कौन कौन से हैं? तो वे समूह है गन्ना, आलू और केला। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, याद रखिएगा स्टोमाटा, जिसे हिंदी में रंध्र कहा जाता है। आगे देखिए, अनानास कोमोसोम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अनानास कोमोसम पाइनएप्पल अर्थात अनानास का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाइनएप्पल। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो ये किन उत्तकों में होती है? तो कोलेनकाइमा उत्तकों में, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो यहाँ पर 58 का सही जवाब हो जाएगा बाइनरी विखंडन। सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो यहाँ पर 60 का सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण। याद रखिएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है वाष्पीकरण। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? तो अमेरिका के लॉयड ग्रोप कोपमैन ने। कब किया था? तो 1906 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। भाप के इंजन का रेलगाड़ियों खाली स्थान द्वारा आविष्कार किया गया, यानी भाप के इंजन का जो रेलगाड़ी होता था इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा जॉर्ज स्टीफेंसन ने। विभव मापी मूलतः एक क्या है? तो विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। क्या है? मापन उपयंत्र। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य कर रहा है उसका क्या होगा? तो यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो याद रखिएगा जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। खाली स्थान उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उसे ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है जैसे कि Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पर बताना है ऑप्शन में कौन सा है? तो ये है ZNO। ये भी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या 3 होती है। एसिटिक एसिड को और क्या कहा जाता है? तो साथियों एसिटिक एसिड को और सिरका भी कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पारा, जिसे पारद भी कहा जाता है। और पारा के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे कम गलनांक किसका है। तो यहाँ पर 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जेनॉन का गलनांक इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नियॉन। यहाँ पर हो जाएगा नियॉन। इसका गलनांक क्या है? तो सबसे कम है। नियॉन जो है एक रासायनिक तत्व है और इसे आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देखिए पर, तो अधिकरण में और पर, यानी इसमें अधिकरण कारक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसे क्या कहते हैं? तो किसी के पास रखी दूसरी की वस्तु को कहा जाता है थाती। सुधा किसका पर्यायवाची है? तो सुधा जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बहुत ही सिंपल है, काम बिगाड़ देना। रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को खाली स्थान रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घूर रहा था। ध्यान रखना है, देख नहीं होगा। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। सही वर्ताव वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सबसे शुद्ध जो लिखा गया है यह क्षुधा, इस तरह से लिखा जाता है। चलिए आगे देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुने। उन्हें साहित्यिक सेवा, यहाँ से देखिए वाक्य शुरू है, उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन सा पार्ट इसमें त्रुटि है? तो सी पार्ट इसमें त्रुटि है, यानी कि दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है? तो देखिए दिए गए वाक्य में क्या दिया गया है? उन्हें साहित्यिक सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और भाग 2 में कारक संबंधी त्रुटि है, यहाँ का नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? तो के लिए होगा। यहाँ देखिए का लिए पुरस्कार है, तो यहाँ पे क्या होगा? के लिए, जो कि ये दूसरा पार्ट है। तो सी ऑप्शन सही है। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन सी है? तो 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश की कृति है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर नीचे आंसर दिए गए हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।